क्या हाल है मेरे भाई। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को करते हुएगा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपने जीवन को आसान बनाते हुए। चलिए हम अपने वाणी को प्रारंभ करें उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज थोड़ा हम लोग सवाल इस मामले में पूछेंगे कि आप लोग अगर लाइफ में जब गुस्सा रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं या बहुत तरह का कोई टेंशन, किसी को टेंशन है कि किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, किसी को टेंशन है कि हम गुलाब नहीं दे पाए, किसी को टेंशन है कि घर से पैसा नहीं आया, किसी को टेंशन है कि पैसा आया तो उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाए। भिन्न भिन्न प्रकार के टेंशन है। किसी का टेंशन है कि साइकिल पंक्चर हो गया, किसी का टेंशन है कि मोटरसाइकिल नहीं खरीदा। अच्छा, ये जो टेंशन होता है उसमें क्या आपका दिमाग जो होता है उतना काम करता है जितना कि टेंशन नहीं होने पे करता? तो इसका आंसर जैसे ही आप लोग बताइएगा कि नहीं सर टेंशन नहीं रहता है तो कोई भी काम को कॉन्सेंट्रेट के साथ अच्छे से करते, यानी कि ध्यान से करते, तो काहे ना मेरे दोस्त लाइफ में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपने जीवन को आसान बनाते हुए, चेहरे पे स्माइल देते हुए अपने पढ़ाई को प्रारंभ करें। उससे पहले आज एक बार अपने दिल से अपने कमरे को बंद कीजिए और अपने लिए जोर से हंसिए। ऐसा हंसिए कि बगल वाला आके कहे अरे भाई रिजल्ट हो गया क्या, उसको भी लगे, क्योंकि ये दुनिया आपको हंसने देखना नहीं चाहता। तो क्यों ना हम अपने आप से खुद हंसे और अपने लाइफ को शानदार और मस्त बनाते चले। चलिए आज का हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए। कहां पहुंच गए? चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच गए। चलिए एक मिनट। हाँ, चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच गया। तो चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गया। तो चैप्टर नंबर 6 पे क्या है पता है? चैप्टर नंबर 6 में है कि हमारी आपराधिक प्रणाली क्या है। आज तक हम लोग आप लोग का प्यार आशीर्वाद बहुत अच्छा ही मिल रहा है। आप लोग आशा करते हैं कि वीडियो जब आप लोग देखते हैं ना और कमेंट करते हैं ना कि हाँ भाई लगे रहिए, हाँ सर लगे रहिए, हाँ मेरे दोस्त लगे रहिए, आशा करते हैं सच में जो दिल जो है ना प्रफुल्लित हो उठता है। जैसे कि आपके लिए अगर कोई तपती हुई गर्मी में अगर आपके लिए मेहनत करे, आप उसका मेहनत का अगर सदुपयोग हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन घड़ी के पेंडुलम की तरह ना, उसका घड़ी का पेंडुलम जानते हैं, पेंडुलम वो इधर उधर डोलते रहता है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लेकिन वही घड़ी का सुई जो होता है वो निर्धारित होता है, वो जाते रहता है अपने लक्ष्य के प्रति, अनलिमिटेड क्या रहता है, अग्रसर रहता है। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं तो दिल मेरा सच में हृदय से प्रफुल्लित होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है। हम लोग कानून के बारे में जाने, संसद के बारे में जाने, हम लोग जाने कि भारत में संविधान क्या है, संसद भवन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपराधिक न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली दो तरह का होता है, एक होता है आपराधिक, एक होता है फौजीदारी। एक होता है आपराधिक और एक होता है फौजीदारी। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। क्या करते हैं? अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। कौन? पुलिस अफसर। दिख रहा है आप लोग को? आप लोग को दिख रहा है? हाँ, तो गिरफ्तार कौन कर लिया? पुलिस कर लिया। रिपोर्ट लिख के पुलिस क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। मतलब कि जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करता है तो हम लोग के मन में बैठ जाता है। हम लोग बचपन में थे ना तो सोचते थे पुलिस बड़ी मारेगा, जेल में रखेगा, ऐसा ऐसा नाना प्रकार के। अब बचपन का तो क्या बोले, मतलब कि अभी जैसे युवा अवस्था में कैसे हम लोग का किसी के बारे में सोचे, हम लोग कहाँ तक पहुँच जाता है। लड़का लोग में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो अगर किसी लड़की को देखा तो उसके बारे में इतना डीपली सोचता है, इतना डीपली सोचता है, उसको लगता है कि वो शादी ब्याह सब पे पहुंच गया। बात ऐसा है कि अभी उससे बात भी, वार्तालाप भी स्टार्ट नहीं होता। मतलब कि ख्वाबी पुलाव जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोग पकाते हैं। उससे आप ही के प्रजाति में मतलब कि हम भी आते हैं, लेकिन हमारा वो क्या है, हमको वैसा ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। सच पूछिए तो दाढ़ी बनाने और बाल बनवाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता।
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कर्तव्य आपके ऊपर आ जाएगा ना, जिसको कर्तव्य को ही आप अगर चले जाइएगा तो कर्तव्य को ही फर्ज बोला जाता है। फर्ज, जो आपके ऊपर कुछ फर्ज आ जाता है। कर्तव्य का फर्ज क्या चीज, कौन सा भाषा हो गया पता है? जब आप जाइएगा तो मुस्लिम लोग का जो भाषा होता है उसमें कर्तव्य को फर्ज बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हुए यहाँ पे आते हैं। जब किसी को गिरफ्तार करता है तो हमको लगता है कि सारा काम कौन करेगा? पुलिस करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। अगर संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का क्या होता है? अधिकार होता है। निष्पक्ष सुनवाई के मतलब कि कहीं ना कहीं क्या होता है? उसको निष्पक्ष मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि उसके पक्ष में कोई अदालत किसी के पक्ष में बोलेगा। निष्पक्ष, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? निष्पक्षता के साथ अपने कार्य को करेंगे। आगे देखिए, थोड़ा सा हम अपने बात पानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? एक बार कंफर्म कीजिएगा। चलिए, क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि निष्पक्ष आखिर जो होता है उसका मतलब क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं। क्या आपने FIR के बारे में सुना है? या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखने की ज्यादातर मामले में गुजरते हैं, जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवहार में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। हम लोग आज जानेंगे, मतलब कि बता रहा है कि चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या होता है आपराधिक न्याय प्रणाली में, कैसे आप किसी वकील को रख सकते हैं, क्या होता है आपराधिक न्याय पाने में, जज क्या होता है, वकील क्या होता है, किसके ऊपर लगे पता चले कि हाँ कौन आरोप किया। आइए हम अपने वाणी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा चलिए, यहां तक ही हम लोग थे। मैं निर्दोष हूं, मेरी सुनवाई हो। ये कोई क्या है? कोई जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर क्या हो? सुनवाई हो। मेरी क्या हो? सुनवाई हो, मतलब कि मेरी बातों को सुना जाए, मैं क्या हूं? निर्दोष हूं। अब देखिए यहाँ कहा है कि मुंबई में एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे से वह गले का हार ढूंढ रही थी। श्रीमती सिंधे यानी कि सिंधे जी की पत्नी जो है, श्रीमती लगने का मतलब है कि आपके भी पत्नी, आपका नाम अगर राजू, अभिषेक, मदन, गोपाल, भजन, सोहन, अर्पित, नरेंद्र जो भी हो, आपकी जब वाइफ हो जाएगी तो लगा जाएगी कि अगर किसी का हस्बैंड का नाम है अर्पित तो श्रीमती अर्पित, मतलब कि अर्पित जी की श्रीमती जी क्या कर रहे थे? 1 घंटे से कमरे में तैयार हो रहे थे। ये कहानी क्या है? आइए हम लोग ऐसे ही समझते हैं, इसको बिना पढ़े। आप लोग जाके इसको बुक में पढ़ लीजिएगा। आपको मेरे पे बिलीव रखिए, बार बार सारा चीज पढ़ के बताना उचित नहीं है। आप लोग समझिए, होता क्या है कि श्रीमती सिंधे जी है, वो तैयार होते रहते हैं और तैयार होने के दौरान जो क्या करते हैं, वो 1 घंटा, मतलब कि औरत लोग तो थोड़ा तैयार होने में समय लगवाते हैं, मुझे क्या करते, 1 घंटे से वो गले का हार ढूंढ रही, मतलब कि उसको गले का हार तैयार। अब जैसे शादी ब्याह में जाना तो रिंग वगैरह पहन के एकदम शेरवानी वगैरह बूट उट झाड़ के, अब अंदर आप क्या है उसके लिए, मतलब कि जो इंडियन कल्चर में होता है वो हम लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि यही रखा था, कहाँ गया? अब श्रीमती सिंधे जी कह रहे हैं कि हमको पता है, जैसे कैसे घर में ही कुछ सामान, हमको पता है कि हम चाबी यही जगह में रखे थे, तुम ही फेंका है, तुम ही इस चाबी को फेंका है।
ऐसा मतलब कि कभी कभी आपके घर में भी होता है, एकदम आसान से समझेंगे। टेंशन डिप्रेशन को छोड़ दीजिए, मेरे क्लास में आइए ना तो हंसाइत मुस्कुराइत खेलते कूदते पढ़ लीजिए, पता भी ना चले आप IAS बन जाइए। अरे भाई सीरियस सीरियस सीरियस, लाइफ में क्या सीरियस भाई? हम कोई पेशेंट है कि सीरियस हो जाए? हम कोई हॉस्पिटल में गए हैं पेशेंट है कि हम सीरियस हो जाए? अरे भाई हम तो पढ़ने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं। बहुत अच्छा किसी ने क्या खूब कहा है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिक्स है कि मंजिल मिलेगी। अब हम गर्मी में पढ़ा रहे हैं, क्या पता आप लोग एसी में लाइब्रेरी में हो, घर में हो एसी लगा, लेकिन आप मेरी सिचुएशन को देखिए और थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी में के समारोह में जाने के लिए। उनकी सिंधे जी बोले कि जल्दी करो, क्या हो रही है, देर हो रही है। इसमें गायब हो जाता है इनका हाथ। आगे देखिए कारण, मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, यानी कि हार नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया। शांति जो उसके घर में काम करती रहती है, मेरे कमरे में सफाई करते हुए ज्यादा ही समय लगाती है। अब रे भाई, सफाई करते हुए समय लगा रही है, इसका मतलब वो चोरी कर लेगी, ऐसा मतलब की बात है? एकदम समझिए, वही चोराई होगी। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और यह उसी का पैसा। कभी कभी जैसे कि सपोज मान के देखें, मैं इस बोतल को लिया, मैं बोला मिल्टन का बोतल है, आप कहिएगा मिल्टन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांड का चीज नहीं है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि नहीं भाई ये मिल्टन, मतलब कि हम लोग किसी भी चीज के एक ही पक्ष को देखते हैं, दूसरा का पक्ष क्या है उसको हम लोग देखते नहीं। जैसे कि हम इधर से कहें मिल्टन तो आप कहिए मिल्टन नहीं, इधर देखिए मिल्टन है। ऐसे ही आप बचपन में कहानी सुने होगा एक राजा का, जिसमें मयान होता, जिससे तलवार निकलता है, एक ओरी हीरा का रत्न जरा था, एक ओरी सोना का। वो कह रहा हीरा का रत्न, कह रहा सोना का, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो दोनों पक्ष को जानिए तब किसी बात पे बोलिए। अब वो 10,000 रुपया मिला, श्रीमती सिंधे जी बोले कि हार भुला गई। सिंधे जी गए, उनके क्या होता है जो पेटी वगैरह होता है उसका तलाशी लिए, तो 10,000 रुपया निकला। हो सकता है वो सेव किए होंगे, सच में सेव ही किए थे। आइए देखते हैं। साहब मेरा भाई और मेरे पीछे और मैं पिछले साल भर से पैसा जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम मैं बेगुनाह हूं, मैडम मैं बेगुनाह हूं। शांति हेम ब्रह्म पिछले 3 साल से कई मकान में काम कर रहे हैं। शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूंगा। हमने पुलिस को बुला दिया, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं की, मतलब कि ऐसा ही बात हो रहा है, चोरी नहीं की, कह रहा चोरी की है। माँ सिंधे थाने में पहुंचते हैं। मिस्टर सिंधे कहाँ पहुंच गए? थाने में पहुंच गए। जी कहिए। मैं FIR लिखवाने आया हूँ। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR लिखवाने आया था। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया। ये कह रहे हैं कि मेरे घर का जो नौकरानी है शांति, वो क्या किए हैं, मेरे हार को चुरा लिए हैं। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज करते हैं। सब इंस्पेक्टर राव जो है FIR को दर्ज कर लिए। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्रीमती शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपए के लिफाफे को सील करके सबूत को तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं, और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मतलब कि अब देखिए शांति कहां चल गई, जेल। पैसा कहां चल गया, पुलिस थाना में पैकेज हो गया, मतलब कि सील हो गया। अब इसका मतलब क्या, जो थाना में चल गया वो गुनाहगार है। इसका तो यही मतलब हुआ कि जिसके ऊपर गांव में, जैसे कि आपके घर में पैसा गायब हुआ, तो पैसा गायब हुआ तो ऐसा बात नहीं कि वो पैसा आप ही लिए हैं, लेकिन आपके ऊपर, आप भी उस घर में थे इसलिए आपके ऊपर कहा जा सकता है कि उसमें से आप भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि कौन लिया, कोई जान नहीं रहा। तो ऐसा नहीं कि जो पुलिस थाने में चला गया या जो कोर्ट में चला गया, जब तक न्यायालय उसके ऊपर क्या न कर दे, फैसला ना सुना दे, वो गुनाहगार नहीं है। आगे बढ़िए क्या होता है ये हमको समझाना चाह रहा। मेहरबानी करके
अब मैं इस चोरी के बारे में किससे सेंधा जी से पूछा, गिरफ्तार करके थाने ले गए। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराई है, मेरी मेहनत की कमाई है। बेचारी कौन, जो कांता है या शांति है, जो चोरी की है, सॉरी जो काम करती थी, चोरी भी नहीं की लेकिन उनको फंसा दिया गया। शांति का भाई सुशील आता है, सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। किसको बोल रहा है, शांति को भाई को। लेकिन मैं वकील के फीस कहां से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा, आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली। देखिए गरीब आदमी के साथ अगर कोई गुनाहगार हो जाता है तो कैसे वो अपने लाइफ में जंजीर में फंसकर अपने आप को कैसे उसका जिंदगी तबाह हो जाता है। 10,000 रुपया भी गया, उसका रोजी रोटी भी गया और जेल में जा रहा है तो उसको क्या बोल रहा है कि आप बेल फाइल यानी कि लेके आइए वकील से। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2-3 दिन तक हवालत में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकर का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। सिंधे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी है। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। मतलब कि एक चीज पहले इस पे गौर कीजिएगा, इसमें कानूनी कार्रवाई के अनुसार कार्य हो रहा है क्या। वो आया बेल लेने, उसको क्या कर लिया, पुलिस गिरफ्त कर लिया। अब कर भी लिया तो 2 दिन तक 24 घंटा के अंदर न्यायालय के पास क्या किया जाता है। पिछले क्लास में आपको बताया था, इस सबको एक दूसरे से मर्ज करके पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इति अतः देवो भव सत्यनारायण भगवान के कथा लेकर हम कह रहे चल गए, आप सुनते चल रहे। इसको मर्ज कीजिए, एक दूसरे से समझिए। ई पॉलिटी पढ़ाए तो ऐसा नहीं कि पॉलिटी में ही, आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी इसका काम देगा। सब सब्जेक्ट को एक साथ क्या कीजिए, कंबाइंड करके समझिए। आगे देखिए क्या होता है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उनका जमानती बनने को तैयार नहीं। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रहे। मतलब कि 20,000 का उसके ऊपर कहीं अथी लगा दंड, लेकिन 20,000 कोई बनने के लिए तैयार नहीं था। वह गहरे सदमे की हालत में है, वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। शांति जो है वो डरी हुई है कि मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा, शांति को पता नहीं। मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा। बेचारी शांति। देखिए इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात, इसको अपने लाइफ से रिलेट जो करता है, मोटिवेशन। देखिए पैसा न होने के कारण आपके घर में आप जिस कार्य को नहीं किए हैं उसमें भी आपका पड़ोस फंसा देगा और आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, सलाखों के पीछे होइएगा। आपके लाइफ में तहस नहस हो, आपके पास पावर होना बहुत जरूरी है। क्या शांति अगर आईएएस ऑफिसर रहती, आईपीएस रहती, आईआरएस रहती, आईएफएस रहती तो क्या उनके साथ होता, क्या बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कीजिए और आप भी एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। क्यों ना मोटिवेट, क्यों बार बार मोटिवेशन। अरे भाई मोटिवेशन केकरा चाहिए, दवा किसको चाहिए, जो बीमार है। यहाँ तो हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग दूसरे को मोटिवेट करेंगे क्योंकि हमने बार बार कहा है कि मेरे भाई भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु फिर बनेगा और आप ही लोग के बदौलत बनेगा। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, नेत्र से नेत्र मिलाकर, कंधे से कंधे मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। आइए देखिए आगे क्या कहता है। मेरा क्या होगा, ये बेचारी कह रही है मैं तो सलाखों के पीछे हूँ। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी जाती है। नकल आप लोग सुने हुए हैं गाँव में। शांति अदालत को बताती है कि चोरी ने इसे झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमल राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना, यानी कि आपको सरकार फ्री में एक वकील रखेगा। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि आप सुने होइएगा कि फ्री और पैसा में अंतर हो जाता है। इस भारत में ऐसे वकील हैं जो एक सुनवाई का करोड़ों रुपया लेते हैं और ऐसे भी वकील हैं जो आपको सरकार के द्वारा फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा
डिफरेंट तो होता ही होगा, लेकिन नहीं, मेरा न्याय व्यवस्था पे आप विश्वास रखिए, वो आपका सुनवाई किया जाएगा। बाकी बात तो आप अपने खुद समझदार हैं। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमाल राय तो क्या करता, सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष के वकील बनाता। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव, अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतलब कि अपने बचाव के लिए एक वकील, उसका मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। 39A और अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या करता है, आपको राज्य वकील मुहैया कराता। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है, जो वकील है, ये मेरे मुकदमे के कागज है, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे, उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा। कौन कह रहा है, शांति कह रहा है, उसके भाई कह रहा है। अब देखिए क्या होता, अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपए मिले हुए उसके पास पाए गए। मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। अब देखिए मुकदमा जब शुरू हुआ तो क्या, सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। श्री शिंदे और श्री शिंदे जो है और कौन है, श्रीमती शिंदे, मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो आप बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी, वहां लिफाफे पे 10,000 रुपए देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरे हार बेचकर मिला था, वह चोर है। कौन बोल रहा है? लाइव थोड़ा सा, हाँ। तो क्या हो गया, हार क्या हो गया, बिक गया। तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरे हार बेचकर मिला था, वह चोर है। कौन बोल रहा है? श्रीमती शिंदे जी बोल रहे हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है। तो आप यह कह रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 10,000 रुपए पगार भी देते रहती है। कौन कह रहा है? वकील। वकील का काम ही होता है तर्क करना, आपको ही आपके ही बात में फंसा देगा। क्या कह रहा है कि आपने श्रीमती को हार चुराते देखा? नहीं। क्या श्रीमती को हार बेचते देखा? नहीं। तो आप मतलब कि शक के आधार पर उनको क्या बोल रहे हैं? चोर बोल रहे हैं। अब आगे क्या होता है सवाल देखते हैं। अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक के कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुशील रॉय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपए सुशील और शांति के कमाई की रकम है, भी हो सकती है। अदालत में ही पेश हो गया कि कमाई का भी रकम हो सकता है। जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील का पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने इवाओ की एक गिरोह का भंडाफोड़। इस गिरोह में लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। मतलब कि अभी जो इतना बोले हम, इसका मतलब सीधा सा है कि जो उस समाज जो एक होता है ना, एक कॉलोनी में, उस कॉलोनी में एक गिरोह काम कर रहा है। उसमें श्रीमती शिंदे का बेटा भी है, जो हर एक घर से क्या करता है, सोना का हार चुराता है। अब वो सोना का हार उसी के घर से ही, उसके बेटे से ही बरामद हुआ है और कुछ और गिरोह भी उसमें शामिल है। इंस्पेक्टर शर्मा अब क्या होगा, इस बात को बता रहा है इंस्पेक्टर शर्मा। अब इंस्पेक्टर शर्मा को कटघरा में खड़ा किया है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है?
जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया। यह हार उन्होंने ही चुराया था। मतलब कि बिना मतलब में इतना दिन जेल का चक्कर काटा, उसके बाद पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और माइंड डिस्टर्ब, बिना मतलब में हो गया। देखते रहिएगा मेरे न्यायिक प्रणाली को। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का चलिए अब क्या हो गया, न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों का बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देता है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुके हैं, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। कौन कह रहा है? इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय कह रहा है, जो वकील है, वो कह रहा है कि इसको क्या कर दिया जाए, निर्दोष करार करके उनको बाइज्जत बरी किया जाए। शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपए आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। किसी की वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा, जिसकी मतलब कि वो इंस्पेक्टर ही के वजह से ही शांति को कहाँ जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। आगे देखिए क्या कह रहा है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य रूप से कौन कौन? तो पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, 4 को क्या हुआ, इस घटना का मुख्य क्या हुआ, जो साक्षात्कार हुआ, मुख्य क्या है, लोग है, यही 4 लोग, पुलिस, बचाव पक्ष वकील, उसके बाद सरकारी वकील और न्यायपालिका जो जज है। इस मामले में आपने इन 4 की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब उनकी भूमिकाओं की और व्यापक स्तर पर देखते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी भी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी कि चार्ज शीट भी कहते हैं इसको, चार्ज लगाना, दायर करते हैं। चार्ज का मतलब नहीं कहते हैं तुम्हारे ऊपर ई चार्ज लगा, आईपीसी का धारा ई लग गया। चार्जशीट मतलब कि आप जो आरोप किए हैं उसको लिखना, और आईपीसी कौन लगाता है, कोर्ट में। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। कौन तय करता है? पुलिस नहीं। पुलिस सिर्फ चार्जशीट दायर कर सकता है, आपको बता सकता है कि हाँ इसमें ये था कि नहीं था, आगे का काम न्यायाधीश करता है। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी इकाई में अपने कानूनों के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन, पुलिस भी इसी कानून के तहत आते हैं, पुलिस भी उसी कानून में आता है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकार का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। मतलब कि सजा पुलिस नहीं देती है, पुलिस मार भी नहीं सकती है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। हाँ, अगर वो कर रही है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका का उल्लंघन हो रहा है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदार कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए। 22 में जो गिरफ्तार व्यक्ति उसको फंडामेंटल राइट मिला, मौलिक अधिकार मिला। देखिए क्या है उसका मौलिक अधिकार। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। आपको भी अगर कभी ऐसा हो तो पूछिए कि वारंट है आपके पास, गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। अगर गिरफ्तारी हो गया तो ऐसा नहीं कि आपको पुलिस 2 दिन, जैसे कि वहां उस केस में देख रहा है उसके भाई को रख लिया, 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है।
गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। आपको जाके पुलिस कह रहा है हाँ किए हैं, एकदम कबूल कर लिए, न्यायालय में जाके उसको इनकार कर दीजिए कि हम डर से कबूल कर लिए, हमको मारा जा रहा था। बात को समझ रहे, आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, यातना से बचने का अधिकार है आपका। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को, मतलब कि जो आप कहे हैं उसको आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं कि वीडियो भी बना लिया तो आप आरोपी हो गए। आप न्यायालय में क्या बोल रहे हैं, जज के पास ये क्या भूमिका निभाता है। 15 साल के कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। महिला और 15 साल के कम उम्र के बच्चों को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुला सकता, न्यायालय में बुलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की है। इन नियमों को डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार: गिरफ्तारी या जांच करने वाली पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सिविल ड्रेस में आया आपको गिरफ्तार कर ले, बिल्कुल नहीं। आप अपना कार्ड दिखाइए, आप पुलिस है, कार्ड दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए। जैसे कि क्लास में घुसने से पहले आईडी कार्ड देखते हैं ना कॉलेज में, वैसे ही पुलिस से भी आपका अधिकार है, उसका क्या पूछे, प्रमाण पूछे। अब देखिए, गिरफ्तारी के समय पोस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार की जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। ओस्टो मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। आप गिरफ्तार हो रहे हैं, पहले आप जानकारी दे सकते हैं कि हम गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे बचाव किया जाए, अपने दोस्त, संगे संबंधी जो भी हो। जब गिरफ्तार व्यक्ति को दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अगर वहां नहीं है तो 8 से 12 घंटे के अंदर उसको जानकारी जो उसके अपने हैं उसको भेजा जा सकता है। ये कौन कह रहा है, यहाँ देख लीजिए एक बार आप। इस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन से केस में, तो डीके बासु दिशा निर्देश में कहा जाता है। अब आइए, अब शांति कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों का जवाब खोजते हैं। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून सही थी? क्या इससे डीके बासु दिशा निर्देश का उल्लंघन होता है? बिल्कुल होता है। 24 घंटा ही रखना है, 48 घंटा रखा और किसी को ऐसा नहीं कि पूछने गया तो आप उसको गिरफ्तार कर लीजिएगा। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? बिल्कुल नहीं। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाजा से और क्या क्या करना चाहिए था? पहले पूरा इसके बारे में एनालाइज करना चाहिए था। फिर शांति के बारे में भी, जैसे वो बोला कि हम सेव किया है, जाके पता करता कि हाँ सच में उसका भाई कहीं काम करता है, सेव किया है कि नहीं किया, उसका कुछ प्रूफ रहता। बिना प्रूफ के आधार पे क्या कर लिया, सिर्फ उसकी पत्नी बोली कि चोर है तो चोर है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे बात को समझ रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि सिंधे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिए। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या है कि वो सिंधे क्या है, मलदार है। अभी क्लास से पहले आपको हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या ना लिखने के पुलिस के फैसलों को प्रभावित करता है। पैसा, मतलब कि सिंधे अगर जब उसका 10,000 रुपये रखी थी, कौन, ओ शांति और उसके भाई ने, अगर वो कहता कि आपका बेटा चोरी किया, जो कि चोर भी है, आप इसी कहानी में देख रहे हैं, गहना जो चोरी हुआ है उसमें उसी का गिरोह शामिल है, तो क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करती और उसके बेटे को रखती? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इस मामले को हम लोग दूसरे नजरिया से देखें। आइए देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराधी की पड़ताल शुरू कर सकती है, बिना एफआईआर के कुछ नहीं कर सकते। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अपराधी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना
मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर के आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों को पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने की कानूनी अधिकार है। ये एफआईआर लिखा है, उसका आपका अधिकार है कि आप उसका एक फोटो स्टेट ले सकते हैं। हम लोग तो डर जाते हैं जैसे ही कुछ घटना हो। आप अगर सच में पढ़ रहे हैं और सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो अरे भाई, आप एफआईआर भी लिखा तो बाद में उसमें एफआईआर में बदलाव हो जाए, इससे पहले आप एक फोटो स्टेट ले लीजिए, सिग्नेचर आपका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीज में आपको टाइट रहना पड़ेगा। और आपका क्या अधिकार है, एफआईआर जाके लिखवाए, अच्छे से एफआईआर को एनालाइज करके लिखवाए, जगह जहां घटना हुआ ये सबको बताए। यही होता है एफआईआर का पेपर, आप देख सकते हैं, यही एक फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, अब बताइए सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो बताइए श्रीमती सिंधे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता था। मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने उससे संदूक की तलाशी ली थी, वहाँ 10,000 रुपए देकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर। मतलब कि बचाव का पक्ष का जो वकील होता है उस बात को पकड़ के उसको गलत साबित करने का प्रयास करता है। हालांकि देखते हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। आपराधिक जो उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। जैसे कि आपके घर में आपके किसी के साथ क्या हो गया, शोषण हो गया, किसी लड़की जो रास्ते पे जा रहे उससे यौन संबंधित कुछ शब्द बोल दिया गया। आप इस केस को लेकर थाने में गए और थाने वाला आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जैसे कि आप मूवी वगैरह में देखते हो, तो आपके साथ ही दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अब समाज का कोई भी आदमी थाने जाने से पहले सोचेगा, क्योंकि वो सोचता है कि हम थाने जाएंगे तो हमारे परिवार का जो पहचान है वो धूमिल पड़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी में चला जाएगा। बात को समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हाँ, मतलब कि अपराध पूरा समाज को धूमिल करता है। जैसे कि किसी को कोई गोली मारा, उसको अगर सजा नहीं मिल रहा है तो लोग भी सोचेगा अरे भाई किसी को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पूरा समाज पे उसका असर पड़ता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण उसके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम ब्रह्मा की वजह राज्य बनाम शांति हेम ब्रह्मा के नाम से जाना जा सकता है। मतलब कि इसका लड़ाई राज्य लड़ रहा है, इसलिए राज्य बनाम शांति हेम ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने सोने का अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देता है। पहले पुलिस जांच करके जब केस का सुनवाई होगा तब सरकारी वकील का कार्य होगा। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन यानी कि राज्य की ओर से भेजा जाता है, यानी कि प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। वकील का मतलब ही होता है कि सही को गलत और गलत को सही कर दिया वही वकील। लाइफ में किसी से पंगा ले लीजिएगा, वकील से पंगा मत लीजिएगा मेरे भाई। वकील का ऐसा काम होता है कि वो जानता है कि निर्दोष है, उसको दोषी करार देता है, वो जानता है कि दोष है, उसको भी निर्दोष करार दे देता है। इसलिए सबसे उलझिएगा, कानून से मत उलझिएगा। आगे पढ़ते हैं। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है, जो कह दिया हाँ एट आउट कैच कैच। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं, निष्पक्ष रूप से, किसी के पक्ष में नहीं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों का जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश यह तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। कौन तय करता है? न्यायाधीश, जज। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों की सजा दे सकते हैं। मेन भूमिका कौन है? न्यायालय अब देखेगा, दोनों का पक्ष का देखेगा, क्या सबूत मिलाएगा। अब दोनों को या तो दंड भी दे सकता है, जुर्माना दे सकता है, या दोनों भी दे सकता है। कौन? न्यायालय। कौन दे रहा है सजा? न्यायालय। आगे देखिए।
न्यायाधीश की भूमिका हम लोग पढ़ रहे हैं, निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल क्या होती है। तो देखिए, आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। मतलब कि ऐसा जगह जैसे कि दिल्ली में मुकदमा चले, शांति को तो पैसा भी नहीं, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, शांति बेचारी जेल में ही पड़ी रह जाती। एक क्वेश्चन है, सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। शांति के मुकदमे में कहा कि पुलिस क्या किया है, इसका अच्छा से जांच नहीं किया है, जो कि गलत किया है। पुलिस को क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से जांच करके तब दायर करना चाहिए। उसके ऊपर अगर आगे ऐसा होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अगर नहीं रहता शांति और तो क्या होता, देखिए तो उनके ऊपर क्या होता, आगे पढ़ते हैं। अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। अगर नहीं है सामने तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं करता। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 पूरी तरह पालन किया जाएगा कि नहीं। निष्पक्ष में देखा जाता है कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो पूरी तरह से पालन किया जा रहा है कि नहीं। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटते हो और एक निष्पक्ष सुनवाई मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। ये मेरे घर मुकदमे के कागज है। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया। अब मतलब कि वो जेल नहीं गए रहती, वो दूर रहती, तब क्या होता। कौन पूछ रहा है, शांति पूछ रहा है। सुनाई दे रहा है, कौन पूछ रहा है, शांति पूछ रहा है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा। तो आप यह कह रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर काम कर रही थी तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुआ। आप हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार भी देती रही। ऐसा कौन, फिर न्यायाधीश से बात हो रहा। अब देखिए, पहली बात तो शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी के उपस्थित में चलाया गया था। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति के अभिवक्ता रोय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए थे। गवाहों की जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता रोय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि अगर अधिवक्ता जो रोय है उसको सरकारी पक्ष से, उसके पास पैसा नहीं था लेकिन सरकार उसके लिए क्या दिए, वकील दिए। यही आपको ही बता रहा है। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। न्यायाधीश उसको क्या मान रहा है, न्यायाधीश के पास अगर कोई पुलिस पकड़ के ले गया तो उसके सामने अभी वो दोषी नहीं है। इस चीज को गौर कीजिएगा। आप भी अगर न्यायालय के पास गए तो अभी जब तक न्यायालय आपके ऊपर दोषी करार नहीं देता आप दोषी नहीं है। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। मतलब कि अभियोजन करने का मतलब जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्हें शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं को हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब समझिए।
जब न्यायालय के पास शांति पहुंची तो न्यायालय उसका जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान ये सब कुछ नहीं पूछा। न्यायालय ने ये भी जाना कि वो गरीब वर्ग का है इसीलिए चोरी होगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा। न्यायालय ने निष्पक्ष यानी कि जो अमीर के रहने पे भी वही कार्य करते जो गरीब के होने के बाद। इसीलिए तीसरा भगवान किसको माना जाता है? डॉक्टर को तो माना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा भगवान न्यायालय को माना जाता है। देखिए, न्यायालय अगर नहीं रहता तो शांति को जैसे सारा चीज आ गया था, उनको दोषी साबित करके जेल में भेज दिया जाता। मतलब कि उनके साथ क्या, और ऐसा होता भी होगा। न्यायालय के साथ भी, न्यायालय भी कभी कभी गलत कर जाते होंगे क्योंकि वो भी इसी समाज से रिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई ऐसा है कि 10 आदमी निर्दोष के, मतलब कि एक आदमी दोषी के बनाने में 10 निर्दोष भी बलि चढ़ सकता, ऐसा हम लोग का काम है। आइए हम लोग एक बात पूछते हैं, पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रिया लिखी गई है वो सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे की इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखे निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं? खुली अदालत। खुली अदालत के मतलब कि खुला हुआ कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अदालत आपको खेत में ले जाके करेगा। खुली अदालत का मतलब कि आप बोल सकते हैं, आप अपने सबूत को पेश करते हो, उसी को खुली अदालत कहते हैं। सबूतों के आधार पर, मतलब कि सबूत देखकर ही न्यायालय फैसला सुनाएगा कि पक्ष जो उल्लंघन हुआ है या जो कानून का उल्लंघन हुआ है वो किया है कि नहीं। क्या चीज? सबूत के आधार। अभियोजन पक्ष के गवाहों से जीरा। अभियोजन पक्ष जो है, जो आरोप लगाया है, उससे गवाहों से जीरा हो सकता है कि सच में वो चोरी किया है कि नहीं। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता तो कहीं ना कहीं दोषी करार हो जाती। अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता? शांति का मौलिक अधिकार का हनन होता। पीसलैंड नामक शहर में फिएस्टा फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में जो वहां से लगभग 40 किलोमीटर जुबरी फुटबॉल टीम के समर्थक ने खेल के मैदान को खोद दिया। वही अगले दिनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्टा के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर की जुबली समर्थक पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरत बुरी तरह जख्मी होती है, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा के 4 समूह में बांट दीजिए: पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। नीचे दी गई तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारी दी गई है। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिला है। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्टा समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस प्रकार क्रम में किए जाएंगे? गवाहों को सुनना, गवाहों को बयान दर्ज करना, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव का पक्ष का वकील और न्यायाधीश। सबसे पहली बात, पुलिस का काम क्या है और सरकारी वकील का काम क्या है, बचाव पक्ष का वकील का काम क्या है, न्यायाधीश का वकील का काम क्या है। गवाहों को सुनना, गवाहों के बयान दर्ज करना, गवाहों से बहस करना, जले हुए घरों की तस्वीर लेना पुलिस का काम हो गया। गवाहों को सुनना, सबूत दर्ज करना पुलिस का काम है। फिएस समर्थकों को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। फैसला लिखना जज का काम है। पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करना, पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत कौन करेगा? न्याय कौन करेगा? सरकारी वकील या बचाव पक्ष का वकील? तो सरकारी वकील। यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे, न्यायाधीश, जज। अदालत में गवाहों की जांच करना, न्यायाधीश। फैसला सुनना, फैसला किसको सुनना होगा? जो क्या किया है, उस वारदाता को अंजाम दिया है, यानी कि वारदाता को अंजाम देने का मतलब जो उस घटना को किया है। फैसला सुनना, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना, निष्पक्ष सुनवाई कराना, आरोपी व्यक्तियों से मिलना। आरोपी व्यक्तियों से कौन मिलेगा? पुलिस को मिलेगा। निष्पक्ष सुनवाई करवाना किसका करना? जो जज का काम है। हमले की शिकार महिलाओं को डॉक्टरी जांच करना पुलिस का काम है। अब यदि यही स्थिति ले और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहे जो फिएस्टा क्लब का समर्थक, यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब मानिए कि पुलिस, न्यायालय और बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील सब एक ही हो जाएगा तो कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग का इस तरह का 4 पक्ष, पुलिस, बचाव पक्ष का वकील और न्यायालय। और समझ ही रहे हैं कि बचाव पक्ष का वकील है यानी कि घटना हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है,
आप ऐसे क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? दो कारण बताएं। इसलिए निभानी चाहिए क्योंकि काम बड़ा है और सब काम नहीं, कैसे पुलिस का बूथ को झुकाया, फिर न्यायालय ने अब जैसे कि बचाव पक्ष का भी वकील एक ही आदमी है और कहीं ना कहीं बचाव पक्ष का वकील आदमी एक ही आदमी, अभियोजन पक्ष का वकील आदमी एक ही आदमी, तो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक पक्ष, जैसे कि हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं तभी तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो यही कारण है कि अलग अलग होना चाहिए। आरोपी का मतलब क्या होता है? इस अध्याय के संदर्भ में आरोपी कहा जाता है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। संज्ञेय का मतलब होता है कि जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि शक के आधार पर। जिरह, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, उससे जिरह करना नहीं कहता कि जिरह करना। कोई कह रहा है कि 20 रुपए सब्जी देंगे, आप उससे जिरह कर रहा है कि नहीं 10 दे दो, 10 दे दो, 10 दे दो, यानी कि जिरह करना। वकील उससे क्या करता है? जिरह करता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। हिरासत मतलब पुलिस द्वारा किसी गैर कानूनी ढंग से कब्जे में रखना। निष्पक्ष का मतलब है स्पष्ट न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। निष्पक्ष मतलब कि नहीं करता है, कैसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता समझाते तो राज्य धर्म से एक तटस्थ दूरी तय करती थी। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं भाई, इससे आसान भाषा में कहीं नहीं समझाएगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और मेरा भी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सही चीज को प्रमोट कीजिए, औरों के पास पहुंचाइए। इतना आसान भाषा में कहें, लिखने का कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसको ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब लिखिएगा तो फिर यूपीएससी का नोट्स क्या बनाइएगा? एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़िए तभी सफल होइएगा। इसको अभी हम बता दिए, आपको माइंड में हो गया, नहीं आया एक बार और 1.5 में देखिए, समझ में आएगा। निष्पक्ष समझ गया, किसी अपराध का आरोप लगाना। किसी अपराध का आरोप जब न्यायाधीश आरोपियों को लिखित रूप में सूचित करता है कि उस पर किसी अपराध के मुकदमा चलाया जाए तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह, जब किसी व्यक्ति को, गवाह का मतलब समझिए, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है तो उसे गवाह कहते हैं। मतलब कि गवाह का मतलब नहीं कहता है, गवाह का मतलब घटना को देखा है, सुना है या उसके अगल बगल था, जाना है, उसी को गवाह कहते हैं। सारा चीज एकदम आसान भाषा में समझा। हम बार बार कह रहे हैं कि अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 1 नंबर यूपीएससी की तैयारी को बूस्ट कीजिए। यहाँ हम लोग तैयारी ही नहीं, माइंड में बैठाने का काम करते हैं। हम यहाँ आपके टेबल से, आपके स्टडी टेबल से लवासना तक का सफल करवाते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का टेबल तक का सफर करवाते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में जाके चेक कर लीजिए कि कितने साल से हम अपने, जब हम आप लोग शायद 6 से में जब हम थे ना, तभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे बच्चा को, और आने वाला समय में अभी आप लोग को इतना आसान भाषा में पढ़ा रहा है, वो भी एनसीईआरटी, तो और इससे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता। यूट्यूब पे आपको इतना प्लेलिस्ट बनाकर, इतना अच्छा से, इतना सब चीज देकर, इतने गर्मी सहकर, आपको ठंडा का एहसास दिलाकर, मन कूल कर, हंसाकर, मोटिवेट कर, एकदम सब चीज कर पढ़ाया जा रहा है। इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।